ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर वहां पर दिखाई दे रहा है। राजधानी में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। ब्लैक फंगस के अब तक 24 मरीज सामने आए। केजीएमयू में 13 और राम मनोहर लोहिया में 3 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए। सिप्स अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 5 मरीज सामने आ रहे हैं। 2 मरीजों को ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो ब्लैक फंगस अब नया खतरा है। 24 मरीज अकेले लखनऊ में सामने आए हैं। 3 की जान भी चली गई है ब्लैक फंगस की वजह से, और इससे पता चलता है कि कितना बड़ा यह खतरा, कितना बड़ा थ्रेट इस वक्त व्यवस्था के सामने, लोगों के सामने, और अब इससे कैसे बचा जाए, इसके तरीके इजाद करना भारत में चिकित्सकों के लिए नई चुनौती। और अब एक और बड़ी खबर, नगर निगम के बाद अब कमिश्नरी मुख्यालय में भी वैक्सीनेशन होगा। सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए ये टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में आज से 23 जिलों में वैक्सीनेशन होने वाला है। 18 से लेकर 44 साल के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी। 1 मई से यह अभियान चल रहा है। पहले चरण में सिर्फ 7 जिलों को जोड़ा गया था। 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुई, जहां पर एक्टिव केसेस कुछ ज्यादा थे। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों को जोड़ा गया और अब कुछ अन्य जिलों को इसमें जोड़ दिया गया है। वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कब न पड़े, इसके लिए ग्लोबल टेंडर का प्रोसेस, वो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है और अब अन्य जिलों को जोड़ा गया है। कमिश्नरी मुख्यालयों में भी अब टीकाकरण अभियान चलेगा। वैक्सीन खरीदने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की शर्तों को आसान कर दिया गया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब टेंडर दाखिल कर सकेंगी। चीन समेत पड़ोसी देशों को टेंडर दाखिल करने के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। निविदा राशि को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 7 मई को योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे। तो आइए अब ताजा स्थिति वैक्सीनेशन की जानते हैं, समझते हैं प्रदेश में, और जो नए आसान शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी हैं वैक्सीन कंपनीज के लिए, उसके बारे में भी समझते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव, कुछ जिलों में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का, वो कौन से जिले हैं, क्या व्यवस्था है वहां पर, और ये जो शर्तें आसान की गई है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल पहले यूपी में 1 मई से 7 जिलों में जो 18+ के लिए वैक्सीनेशन था वो शुरू किया गया। फिर उसके बाद ये 11 और बढ़े और 18 जो शहर है वहाँ पर शुरू हो गए, यानी सारे नगर निगमों में शुरू कर दिया गया। और अब 5 और जो कमिश्नरीज थी, जैसे चित्रकूट, बांदा, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इन सभी जगहों पर अब ये आज से शुरू हो जा रहा है। यानी अब यूपी में हम कहें तो जितने भी नगर निगम हैं उन शहरों में और जितनी भी कमिश्नरीज़ का मुख्यालय है उन ज़िलों में ये वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कई ज़िलों में आज जो प्रभारी हैं ज़िलों के, वो मौजूद रहेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। लगातार यूपी सरकार की कोशिश यही है कि 18+ का जो वैक्सीनेशन है उसे बढ़ाया जाए। और अब जो उन्होंने पहले 50-50 लाख के डोज के ऑर्डर दिए थे, पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को, दोनों की तरफ से उसी में से कहीं ना कहीं वैक्सीन भेजी जा रही है। कुछ समय पहले जो है वो 5 लाख वैक्सीन आई थी, फिर 10 लाख वैक्सीन आई। इसी तरीके से जब वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सरकार धीरे धीरे अब ज़िलों की संख्या बढ़ा रही है, वैक्सीनेशन बढ़ा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो 7 तारीख को टेंडर सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया, उसमें कुछ शर्तों में छूट दी, नियमों को ढीला किया है, इसलिए कि जब यूपी सरकार के अफसरों ने फाइजर, मॉडर्ना, ये जो कंपनियां हैं, इनके अधिकारियों के साथ बातचीत की तो उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बताई, कुछ अपने पॉइंट रखे, और उसके बाद ये तय किया गया कि इन चीज़ों को हम और ठीक करेंगे। यानी 16 करोड़ पहले निविदा के लिए राशि अनुभव, एक सवाल ये है कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनको इमरजेंसी यूज की इजाजत नहीं मिली है भारत में, ऐसे में वो अब इस बिड का हिस्सा बनेंगे, इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, तो क्या मान कर चलें कि उनको इमरजेंसी यूज की इजाजत भी भारत में मिल जाएगी जल्दी?
देखिए, केंद्र सरकार ने अब ये कह दिया है कि कोई भी कंपनी जिसको कि WHO ने अपनी तरफ से मंजूरी दी हुई है, उसको हम तुरंत अप्रूवल दे देंगे। अगर वो अप्लाई करेंगे 1 या 2 दिन में उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे ये साफ है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे इस ग्लोबल टेंडर में, तो उनको केंद्र सरकार के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसी के आधार पर उनको मंजूरी मिल जाएगी। तो वहाँ पर नियमों में अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नियमों में शिथिलता वहाँ पर भी बरती गई और उसी के आधार पर यूपी सरकार ने भी अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे कुछ राज्यों ने क्या किया है कि चाइना को बिल्कुल एक तरीके से हम अनुभव आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक राहत की बात है कि अब बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां अगर इसमें हिस्सा बनेंगी तो एक अच्छी बात होगी कि कंपटीशन जब ज्यादा होगा तो उसमें फायदा राज्य सरकार को होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। और इस वक्त यूपी में बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई विकल्प तैयार किए, कई ऑप्शंस तैयार किए गए। एक साथ 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को करने पर विचार और जुलाई के पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती है। हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा का विकल्प, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रमोट करना भी एक विकल्प है। तो बहुत सारे विकल्प रखे गए। तो बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला हो सकता है। अनुभव शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, आपको और क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद ही चल रहे हैं लगातार और उसके बाद जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, पहले वो अप्रैल में हुई थी, फिर मई में उनकी तारीख आई और वो बार बार टलती चली गई। फिर ये अब कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद उस पर फैसला होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से कई विकल्पों पर विचार किया है, कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। फाइनल जो डिसीजन है वो मुख्यमंत्री को लेना है कि इनमें से किस निर्णय को आगे यूपी सरकार बढ़ाएगी। सबसे पहला तो ये है कि जुलाई में ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एक साथ परीक्षाएं कराई जाए, जुलाई के पहले हफ्ते में। तब तक ये माना जा रहा है कि हालात सामान्य हो जाएंगे, कोरोना संक्रमण थोड़ा जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प तैयार किया है विभाग ने, उसमें ये कहा गया है कि हाई स्कूल यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम नहीं कराए जाएँ, केवल इंटर के एग्ज़ाम कराए जाएँ। तीसरा ये विकल्प है कि दोनों एग्ज़ाम नहीं कराए जाए और जो उनके इंटरनल मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर जो छात्र हैं 10वीं के 12वीं के उनको प्रमोट कर दिया जाए। और ये जो इंटरनल मार्क्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसमें अलग अलग स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो शामिल होंगे और वो कमेटी फिर निर्णय करेगी कि कैसे उसकी मार्किंग होनी है, कैसे वो इंटरनल कमेटी को आप बता रहे हैं कि तय करना है और 20 मई के बाद एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, किसी एक ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है। अनुभव, बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सांसों के संकट के दी एंड की, उसके खत्म होने की, क्योंकि एक तरफ इस वक्त जो है हर तरफ ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ था, लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे और चंद सांसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए लोग तैयार थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बनारस एक प्राण वायु के रूप में सामने आया है। उसने सांसों के संकट का ऐसा दी एंड किया, उसे ऐसा खत्म किया है कि पूरी की पूरी स्थिति बदल गई है। कभी सांसों के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन का आपातकाल था, आज वहां ऑक्सीजन का भंडार है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, दिन का उजाला उसे खत्म कर ही देता। और ये बात कोरोना के काल में ऑक्सीजन के आपातकाल पर बिल्कुल सही साबित हो रही, क्योंकि जहां कभी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, चंद सांसों के लिए मरीज अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, आज वही बनारस पूरे प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का मॉडल बन चुका है और पूरा देश आज बनारस की सराहना कर रहा है। इजराइल से आया गेम चेंजर, सांसों के संकट का दी एंड। और तारीफ के पीछे की वजह है ये इजराइल से आई मशीन। ये विज्ञान का सबसे आधुनिक नमूना है जिसने मुश्किल वक्त में न सिर्फ बनारस बल्कि उसके आसपास के जिलों में सांसों के संकट का दी एंड कर दिया।
आपको बता दें कि इजराइल से आई ये मशीन हर रोज 500 लीटर ऑक्सीजन पैदा करती है और खास डिमांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी भेजा। काशी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो प्रधानमंत्री चिंतित हो उठे और प्रधानमंत्री की मदद से काशी को ये ऑक्सीजन का प्लांट मिला। अब देखिए ये ऑक्सीजन का प्लांट है और ये अत्याधुनिक प्लांट है, विदेशी ये मशीन है और इसकी कार्यशैली हम आपको बता दें कि ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये हवाओं से ऑक्सीजन को खींचती है। इन मशीनों के ज़रिए हवाओं से ऑक्सीजन को खींचा जाता है और ऑक्सीजन खींचने के बाद यहाँ से इन सिलेंडर्स में ये ऑक्सीजन जाती है और इन सिलेंडर्स में होती हुई ये ऑक्सीजन आगे बढ़ाई जाती है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद अब आखिरी प्रोसेस होता है और वो इस मशीन के ज़रिए होता है। ये वो मशीन है जिसमें आपको ऑक्सीजन तैयार मिलती है। 500 लीटर ऑक्सीजन ये मशीन तैयार करेगी और इसके साथ ही जो आम जनता है उसकी मदद करेगी, ऑक्सीजन की कमी झेल रही जनता की मदद करेगी। और ये इसी का नतीजा कि आज काशी प्राणवायु का केंद्र बन गया, जिसने तीसरी लहर तक के लिए लड़ने की तैयारी पूरी कर ली। लेकिन जहां एक तरफ विज्ञान को हथियार बनाकर आपदा से लड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में आस्था को ढाल बनाया जा रहा है। काशी के जैन घाट पर दर्जनों महिलाएं सुबह शाम इकट्ठा होती हैं और काफी देर तक मां को मनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। इन श्रद्धालु महिलाओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनके परिवार और बाल बच्चे इस बीमारी से दूर रहेंगे और जल्द ही इस बीमारी से सभी को मुक्ति भी मिलेगी। वैसे हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, लेकिन अब महामारी को दैवीय आपदा से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने की रवायत भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये आस्था अंधविश्वास हो, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये आस्था है अटूट विश्वास है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी आपको ले चलते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, मुझे वो वक्त याद है जब एक दौर में आप कुछ 20-25 दिन पहले बनारस से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे वहां पर अचानक कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और ऑक्सीजन की कमी तमाम हॉस्पिटल्स में है और प्रशासन जो है कहीं भी उसका इंतजाम नहीं कर पा रहा था। फिर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक कंटेनर लेके वहां पर पहुंची, वो बहुत बड़ी राहत की खबर थी उस वक्त। और आज ये दिन भी आया जब हम ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये क्राइसिस, ये संकट वहां पर खत्म हो गया है। तो ये सफर कैसे आगे बढ़ा, क्या इसके महत्वपूर्ण पड़ाव थे और अभी वर्तमान में स्थिति कितनी बदली हुई दिखती है आपको उस प्रारंभिक स्थिति से, ये बताइए। राजेंद्र जी, अगर प्रारंभिक स्थिति की बात कर ले तो उससे स्थिति इस तरह से बदली है कि अब बनारस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु का हब कहा जा रहा है। यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर जिस तरह से ऑक्सीजन को विकसित किया गया, किस तरह से जो मरीज हैं उनकी परेशानी को दूर किया जा सके, इसका प्रयास किया गया। आपको बता दें कि बनारस सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और इसके साथ जिस वक्त बनारस में ऑक्सीजन की कमी थी उस वक्त प्रधानमंत्री अपनी निगाह बनारस की ओर बनाए हुए थे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, चीज़ों को जाना जा रहा था कि आखिर कमियों को जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जाए। अगर बताएं वाराणसी के जिलाधिकारी के अनुसार तो पीएमओ की भरपूर मदद मिली और जो चीज़ें कठिनाई से, जैसे जो चीज़ें 5 दिन में होनी थी उन चीज़ों को पीएमओ की मदद से, बल्कि यूँ कहें तो प्रधानमंत्री की मदद से 2 दिन 1 दिन इस सारे दिनों में पूरा किया गया। और आज स्थिति ये है कि बनारस प्राणवायु का हब बना हुआ है। बनारस में इजराइल से, विदेश से एक ऐसी मशीन भेजी गई है जो हवाओं से ऑक्सीजन को बनाती है। पर डे 500 लीटर ये मशीन ऑक्सीजन बनाती है। इसके अलावा बनारस में 8 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। अन्य प्लांटों के लिए भी प्रयास हो रहा है और जो यहाँ के निजी अस्पताल हैं, जो अन्य अस्पताल हैं, वहाँ पर अपने प्लांट विकसित करने की तैयारी की जा रही है और कई जगहों पर ये प्लांट लगाए भी जा चुके हैं। यानी अब ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए लोगों को दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी आगे भी। अगर आगे कोई लहर आई, अब तीसरी लहर जिसकी चर्चा हो रही है, उसके लिए भी बनारस तैयारी में जुट गया है। यानी बनारस में एक वक्त वो था जिस वक्त मरीज ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज काशी में प्राणवायु पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थित है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, लोग परेशान हाल नहीं है, बल्कि और इजराइल जो भारत का बहुत अच्छा मित्र रहा है वो एक बार फिर से भारत के साथ खड़ा हुआ भी दिखा और जो मशीन उसने भेजी उसको स्थापित भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं
यूपी में खाली पड़ा है राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद और प्रदेश में बीते 15 दिनों से राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है। आईएएस दीपक त्रिवेदी के निधन के बाद से ही अभी तक किसी की भी नियुक्ति हो नहीं पाई। मुख्य सचिव के बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ये माना जाता है कि राजस्व परिषद चेयरमैन का पद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन तैनाती किसी की हुई नहीं। चेयरमैन की तैनाती में देरी शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में जो फेरबदल है उसके अटकलों को ये तेज कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल के अटकलों को ये तेज करता है, तेज हो भी गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं। वहां पर कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 265 नए मामले सामने आए। 857 लोग 24 घंटों में इलाज के बाद ठीक हुए। मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। 265 नए मामले और 857 लोग ठीक भी हुए, उन्होंने रिकवर किया है कोरोना से। तो ये अच्छा फासला रिकवर्ड मरीजों का और नए संक्रमितों का, लेकिन फिर भी कोरोना का संकट बना हुआ है। 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 265 नए मामले पिछले 24 घंटों में मुरादाबाद से रिपोर्ट हुए। कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज वहां पर अहम सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मॉनिटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई होगी। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर निर्देश जारी कर सकता है, इसलिए यह बहुत ही अहम सुनवाई है। पिछली बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए थे। आज फिर उसी पर सुनवाई होगी और आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट महत्वपूर्ण निर्देश दे सकता है सरकार। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोइन, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज की सुनवाई में क्या क्या रहेगा, सिलसिलेवार और विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये सुनवाई दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई शुरू होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा जाएगा। सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातें रखेंगे। पिछली सुनवाई जो कि 11 मई को हुई थी, उस दौरान कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उस पर किस तरीके का अनुपालन किया गया, सबसे पहले वो रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो होगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से कोर्ट को दी जाएगी। कई और अहम बिंदु भी हैं। पिछली सुनवाई जो कि 11 मई को हुई थी, उसमें कोर्ट ने 3 अहम बातें की थी। सबसे पहली ये थी कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं, वो कोर्ट को बताना होगा। इसके साथ साथ जो है वो जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार हुए जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, उस बारे में कोर्ट ने सरकार को कहा था कि यह नाकाफी है, इस रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाए। और तीसरी अहम बात यह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस वीके श्रीवास्तव की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराने के आदेश दिए थे। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने ये कमेटी गठित कर दी है। कमेटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। तो उस बारे में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो कोर्ट को सौंपी जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने एक और अहम बात कही थी कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए, जो कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करे मामलों की और जो सुझाव आए उन सुझावों पर अमल करे। जो शिकायतें आए संबंधित अधिकारियों को उन शिकायतों को दूर करने के लिए कहे। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये सुनवाई आप बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है। बहुत शुक्रिया मोइन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में गांव-गांव में संक्रमण, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और लटपुरा गांव में कोरोना की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने गांव की शांति के लिए यज्ञ किया है। गांव के शुद्धिकरण के लिए गांव वालों ने झांकी निकाली है। तो जो गांव अब तक कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एबीपी गंगा लगातार यही अपील कर रहा था कि निश्चिंत ना रहिए, सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब गांव-गांव में यज्ञ करने पड़ रहे हैं, शुद्धिकरण करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर गाजीपुर से। नगर पालिका परिषद की पहल सामने आ रही है। कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी नगर पालिका।
नगर पालिका ने बैकुंठ धाम शमशान घाट पर कंट्रोल रूम बनाया। नगर पालिका के कर्मचारी की ड्यूटी वहां पर लगाई गई। तो नगर पालिका कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी। और अब बात करते हैं अमेठी की, जहां पर गौरीगंज के गौरा गांव में बीते एक महीने के भीतर लगभग 25 से 30 मौतों ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। ग्रामीण काफी डरे हुए, सहमे हुए हैं, लेकिन पता चला कि ये भी वही गांव है जिसको अभी तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ढूंढ नहीं पाया है। और यहां पर अभी तक एक बार भी गांव में सैनिटाइजेशन तक नहीं किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम भी नहीं पहुंची, किसी की कोरोना की जांच नहीं हुई। जब इतना ही नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि दवा और इलाज तो बहुत दूर की बात है। और लोगों की जो मौत हुई है, जो आंकड़ा मौत का है उसमें भी जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनको कोविड हुआ होता है और उनकी मौत होती है तो वही इस आंकड़े में जुड़ता है। स्थितियां क्या गांव में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर से। अगली खबर अमरोहा से। रामगंगा पोषक नहर में नहाने आए 3 युवक डूब गए। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है। 2 युवकों की पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। बिजनौर के रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं तीनों युवक। अमरोहा के धनौरा क्षेत्र के शेरपुर चुंगी बॉर्डर का ये सारा